हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कॉमर्स एमसीक्यू ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशली बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर विद यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। हमने अपनी पिछली सीरीज में रेशियो एनालिसिस के 15 एमसीक्यू अटेम्प्ट करे थे। आज हम अगेन आपके पास 15 और एमसीक्यू लेकर आए हैं जो स्पेशली बेस्ड हैं रेशियो एनालिसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपके पास लीवरेज टेक प्लेस व्हेन। लीवरेज कब होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI is return on investment is more than interest on borrowed capital. B. Return on investment is less than interest on borrowed capital. Return on investment is more than return on equity capital. Return on investment is less than return on equity capital. तो हमें जो ऑप्शन दे रखी हैं उसमें एक तो उसने बोला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबके साथ ही लगा रखा है, एक उसने बात करी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की, और एक उसने बात करी है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की। तो देखिए जो लीवरेज होता है, लीवरेज क्या होता है? यूजिंग ऑफ डेट इंस्टेड ऑफ इक्विटी। ठीक है, लीवरेज अगर आपको बोला जाए होता क्या है, तो यूजिंग ऑफ डेट इंस्टेड ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड लीवरेज। ठीक है, टू एनहांस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हम यूजेस ऑफ डेट देन इक्विटी, ठीक है, तो डेट के ऊपर हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका लिंक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कब हम यूज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है which of the following is not an नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर आपने मेरी सीरीज देखी है तो मैं हर बार एक बात बोलती हूँ कि नोट जहां पे भी आता है उसको बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान में रखा करिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आता है हमें। तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो हमें डे टू डे रूटीन में जिससे हमें अर्निंग होती है उसे ऑपरेटिंग बोलते हैं। जो वंस इन अ वाइल होती है उसे बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे मेरे को ऑपरेटिंग इनकम जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन फर्स्ट दे रखी है सेल ऑफ मर्केंडाइज, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इनकम, थर्ड वन इज डिविडेंड इनकम एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो जो ये हमारे पास ए पार्ट है ये तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग इनकम है, कि जो हम मर्केंडाइज बोलते हैं, जो हमारे पास गुड्स होती हैं उनकी सेल से जो इनकम आती है वो हमें ऑपरेटिंग इनकम ही कहा जाता है। नेक्स्ट है given that current ratio is 2:1, if the net working capital is rupees 60,600 then the amount of current liability would be। तो हमारे पास करंट रेशियो गिवन है और एक आपको नेट वर्किंग कैपिटल क्या है गिवन है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या रहती है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। डन। तो और हम दूसरा हमें क्या दे रखा है? करंट रेशियो दे रखी है 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो इट मींस 2 इज माय करंट एसेट, 1 इज माय करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी थी नेट वर्किंग कैपिटल
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हियर 2 माइनस 1, ठीक है, 2x कर लीजिए और 1 क्या कर लीजिए, x कर लीजिए। तो ये माइनस करके मेरे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यही बोल रखा है ना, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस क्या बोल रखी है, करंट लायबिलिटीज बोल रखी हैं। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी x। तो x हमारे पास कौन था, करंट लायबिलिटी 1x ना, तो हमने लेट करा था 1 इज इक्वल टू x। तो ये 1 जो है वो मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गई और x ही आ गया। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है इसका, वो आपका आएगा 60,600। नेक्स्ट है, a firm has high fluctuation in demand and profit should have। अगर एक फर्म की डिमांड और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो उस केस में क्या होगा आंसर आपका, हाई डेट इक्विटी रेशियो, लो डेट इक्विटी रेशियो, हायर प्रॉफिट मार्जिन, हायर लिक्विडिटी रेशियो। तो इन चारों में से जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो हमारे पास इंपैक्ट आने वाला लो डेट इक्विटी रेशियो। तो हम अपनी डेट इक्विटी रेशियो को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेट इक्विटी रेशियो होगी उसका आपको याद होगा कि डेट इक्विटी रेशियो हमें एप्रोप्रिएट डेट इक्विटी रेशियो जो बताई जाती है वो बताई जाती है 2:1, मतलब 2 टाइम डेट है और 1 टाइम आपके पास क्या है, इक्विटी है। बट अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, फ्लक्चुएशन ट्रेंड चल रहा है। तो डिबेंचर होल्डर को आपको क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर फ्लक्चुएशन चल रही है मार्केट में तो आप इंटरेस्ट देने को मे बी आप दे सको, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो और मे बी ना हो, तो वो डाइसी पोजीशन है, फ्लक्चुएशन का केस है। तो उस केस में हम डेट इक्विटी रेशियो को लो रखना ही क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड इज डिफाइंड एज। शेयर होल्डर फंड कैसे डिफाइन करा जाता है, क्या ये कैपिटल प्लस रिजर्व होते हैं, या बी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, सी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, डी ऑप्शन कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो देखिए पहले तो बात करी गई है शेयर होल्डर फंड्स की। तो जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं वो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं लिए जाते, उसमें आप कैपिटल प्लस रिजर्व लेके चलते हैं और आपने उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं उनको डिडक्ट कर देना होता है। तो आंसर यहाँ पे आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while calculating debt equity ratio preference shares are generally treated as। तो अभी हमने देखिए जो प्रीवियस किया था उसमें शेयर होल्डर फंड किया था ना, शेयर होल्डर फंड में हमने सिर्फ कैपिटल डाली थी, प्लस रिजर्व डाले थे, माइनस क्या करे थे, फिक्टिशियस एसेट। तो अब जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि जब आप डेट इक्विटी रेशियो निकालते हो तो उसमें जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो क्या होते हैं, क्या वो डेट में आते हैं, क्या क्या वो इक्विटी में आते हैं। देखिए क्या कैपिटल ऑफ द फर्म माना जाता है, कि डेट ऑफ द फर्म माना जाता है, उनको रिजर्व और सरप्लस माना जाता है, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड माना जाता है। तो जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और व्हाइल कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो वी आर कंसीडरिंग इट एज डेट ऑफ द फर्म, कि हमें इनको क्या करना है, वापस करना है। तो बी यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज एक्सक्लूडिंग फॉर कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, विच ऑफ दी, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, विच लिखा जाएगा यहाँ पे, चलिए आप लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड ना करना, फॉर कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, कौन सी ऐसी एसेट है जो एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हुए हम एक्सक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन दे रखी हैं हमें, बिल्स पेबल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर और बैंक डिपॉजिट। तो इसका आंसर आपके पास आएगा बी, स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है, which of the following current asset is not included for calculating क्विक रेशियो। जब आप क्विक रेशियो फाइंड आउट करते हो तो कौन सी करंट एसेट जो है अगेन नोट वाला है, नहीं इंक्लूड करते हो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, सन्ड्री डेटर। तो आंसर आपके पास सी होगा, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। ये क्यों हुआ, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम क्विक एस रेशियो आप फाइंड आउट करते हैं तो ये जो हमने लास्ट वीडियो अपनी रेशियो एनालिसिस पे बनाई है उस पे बहुत सारे सम हमने करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पे कर रखे हैं, तो उसमें मैंने ये रीजन बता रखा है आपको। लेकिन एक बार मैं फिर आपको क्विक रिमाइंडर दे देती हूँ कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो में सिर्फ दो चीजों का फर्क होता है, वो होता है एक स्टॉक और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है वो किस कैटेगरी में आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गया। तो ये जो दो आइटम्स हैं ये क्विक रेशियो से एक्सक्लूड करी जाती हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following liability is excluded for calculating quick ratio? तो कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जो एक्सक्लूड करी जाती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है आपका डी, बैंक ओवरड्राफ्ट। Which of the following asset or liability are not included in calculation of acid test ratio? एसिड टेस्ट रेशियो में क्या क्या ऐसी एसेट या लायबिलिटीज हैं जो एक्सक्लूड करी जाती हैं, इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। देखिए बारी बारी वही क्वेश्चन घूम कर आ रहा है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको यहाँ पे मैं एडिशन करा देती हूँ कि एसिड टेस्ट रेशियो is also known as quick ratio और आपके पास इसको और क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो। तो ये तीन तरह, ये तीनों इसके ही नाम है, क्विक रेशियो कह लीजिए, लिक्विड कह लीजिए या एसिड टेस्ट रेशियो कह लीजिए, ठीक है। और जो ये तीन तरह की रेशियो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये तीन चीजें, और इसका जो आंसर आने वाला है ना वो आने वाला है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ वन ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, स्टॉक इन ट्रेड है, ये तीनों ही आइटम जो हैं वो एक्सक्लूड करी जाती हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो और यू कैन से एसिड टेस्ट रेशियो और यू कैन से लिक्विड रेशियो। तो ये दोनों तो आपके पास हो गई करंट एसेट और ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास आ गया करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सी कैटेगरी में आती है? ब्रॉडली हम अपनी रेशियोज को इन चार काइंड में डिवाइड करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, जो लिक्विडिटी रेशियोज रहती हैं जो अभी हमने करी हैं, ठीक है, करंट रेशियो हो गई आपके पास, लिक्विड रेशियो हो गई, एक और आती है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये तीनों आती हैं।
एक्टिविटी रेशो में ना जितनी भी आपके पास टर्नओवर रेशो होंगी ना वो सारी एक्टिविटी रेशो में आएंगी, या फिर क्या होएगा कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड, है ना, ये भी आपकी एक्टिविटी में आएंगी। सोल्वेंसी में आपके पास लाइक जैसे डेट इक्विटी रेशो हो गई, डेट इक्विटी रेशो हो जाती है, या कुछ भी डिबेंचर और आपके पास इक्विटी के साथ जितनी भी रिलेटेड होती है ना रेशोज, वो सोल्वेंसी में जाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे आती होती हैं, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशो है, कोई एक्सपेंस रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, पीई रेशो है, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जाती हैं। इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है कि आपको कोई रेशियो का नाम दे दिया जाता है और उसके नीचे हम कैटेगरी बता देते हैं कि आप बताइए कि कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करेगी। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि लिक्विडिटी के सब पार्ट्स कौन से हैं, एक्टिविटी पे कौन से सब पार्ट हैं, आप कमेंट करके बताइए, हम इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे आपके पास अब टर्नओवर रेशियो पूछी गई है, तो टर्नओवर को हमने देखिए बी पार्ट में रखा है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यहाँ पे आंसर आने वाला है बी, एक्टिविटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज, प्रोप्राइटरी रेशियो अब कौन सी होगी, ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विड टर्म के साथ, एक्टिविटी तो टर्नओवर के लिए बताई गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट के साथ। अब ये प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर मतलब सोल्वेंसी, तो ये सी पार्ट में जाएगी, सोल्वेंसी रेशियो। अर्निंग पर शेयर रेशियो विल फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए अर्निंग करनी है अब हमने, लिक्विडिटी नो, क्योंकि इसमें करंट एसेट और लायबिलिटीज वाली जाती हैं, एक्टिविटी में टर्नओवर जाती है, सोल्वेंसी में आपके साथ प्रोप्राइटर, डेट या इक्विटी के साथ जाती हैं। अब ये बात कर रहा है अर्निंग पर शेयर कि हमें पैसा कितना आ रहा है, तो ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है, इसका आंसर आने वाला है डी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। डेट सर्विस रेशियो इज वन ऑफ दी, डेट सर्विस रेशियो आपके पास कौन सी रहती है, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, सर्विस, सोल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसका आंसर आपके पास है सी, सोल्वेंसी रेशियो। आंसर क्या आने वाला है, सी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो इज क्लासिफाइड एज, प्राइस अर्निंग रेशियो कौन सी रेशियो रहेगी आपके पास, क्या ये लिक्विडिटी रेशियो रहेगी, एक्टिविटी रेशियो रहेगी, सॉल्वेंसी रेशियो रहेगी, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहेगी। तो इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है डी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉरी सी नहीं, डी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।